आप सभी का एमए फाइनल के कंपलसरी पेपर 2 जो कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल का है उसमें स्वागत। हम पिछले 3 लेक्चर्स से कर रहे हैं राजनीतिक भूगोल के विकास के बारे में आपको बता रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ। पहले क्या था शुरुआत के दौर में, और हमने इसका अध्ययन करने के लिए, इसको एक अच्छे तरीके से समझने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से समझने के लिए हमने इसको 5 कालों में बांटा, ताकि हम राजनीतिक भूगोल के विकास का एक सिस्टमेटाइज तरीके से अध्ययन कर सकें। तो उसी के संदर्भ में, राजनीतिक भूगोल के विकास के संदर्भ में आज जो लेक्चर है ये इस टॉपिक का, राजनीतिक भूगोल के विकास का चौथा पार्ट है। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि राजनीतिक भूगोल के विकास का हमने जो अध्ययन करना है एक सिस्टमैटिक रूप में करना है। इसलिए बहुत सारी बुक्स देखी, पर उसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीका लगा आपको समझाने का वो ये रहा, जिसके अंदर जो पूरा जो डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसको पीरियड के आधार पर, उसको काल के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। जिसके अंदर जो सर्वप्रथम जो काल रहा वह रहा शास्त्रीय काल, जो प्रारंभ से 4वीं शताब्दी तक का काल रहा। उसके बाद जो दूसरा काल रहा वह 18वीं तथा 19वीं शताब्दी का काल रहा। उसके बाद जो तीसरा काल रहा वह रहा 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में का जो पार्ट है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेन जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विकास हुआ वो इसी दौर में हुआ। तो जो सबसे पहला 20वीं शताब्दी का पार्ट है उसको हमने जो बांटा है, उसको समझने के लिए राजनीतिक भूगोल के विकास को, वह है प्रथम विश्व युद्ध तक का काल, मतलब जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय तक का काल। फिर उसके बाद जो फोर्थ में हमने अध्ययन किया पिछले लेक्चर में वो रहा 20वीं शताब्दी, 2 विश्व युद्धों के मध्य का काल, मतलब प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो काल रहा, उस समय किस प्रकार से राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ, इसका अध्ययन हमने इस जो पीरियड है इसमें किया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है 20वीं शताब्दी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का काल। इसके अंदर इसको हम बहुत इलेबोरेट, विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं 20वीं शताब्दी, और उसके अंदर कौन सा काल, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का काल। अब हम 20वीं शताब्दी की अगर बात करें, जो कि उसके अंदर हम स्पेशली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल का अगर हम के बारे में हम बात करें, तो इसमें अनेक दृष्टिकोण से इस अध्ययन काल को राजनीतिक भूगोल के विकास का अधिकतम सक्रिय काल माना जाता है। और इस काल में न केवल राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पूर्व स्थापित विचार क्या थे, जैसे कि भू राजनीति है, और पूर्व प्रवर्तन या मूल्यांकन जो किया गया, ऐसे कुछ टर्म्स थे उनका, और अनेक जो विषय से संबंधित हैं सैद्धांतिक विचारों का इस समय में प्रतिपादन हुआ। और इसी समय में जो विशिष्ट राजनीतिक घटनाएं हैं और प्रदेशों का अध्ययन भी किया गया। इसमें जो है कई जो है विद्वानों ने विषय के अध्ययन संबंधी सैद्धांतिक विचारों की विवेचना की, और जिसमें हार्टशॉन है, हरमन है, जोन्स है, गॉटमैन है, वॉल्ट है। इन विद्वानों के विषय के अध्ययन संबंधी सैद्धांतिक विचारों की विवेचना इस समय की गई, गहन रूप से की गई। और इसमें इसी काल में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल था, विशेषतः 1950 से भौतिक, जैविक, गणितीय और सामाजिक ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में न केवल विषय वस्तु संबंधी जो है परिवर्तन हुए हैं, इसके अलावा अध्ययन प्रणाली और उपागमों में भी अभूतपूर्व जो है परिवर्तन हुए हैं।
इस समय जो है प्रणाली विश्लेषण अधिक प्रचलित रहा और राजनीतिक भूगोल संबंधी घटनाओं के अध्ययन हेतु भी इस विश्लेषण विधि का उपयोग किया गया। अब राजनीतिक भूगोल के विभिन्न पक्षों के अध्ययन में से एकाकी राजनीतिक घटनाओं जैसे सीमा, राजधानी, क्रोड़ क्षेत्र जिसको इंग्लिश में कोर एरिया कहते हैं आदि का अध्ययन भूगोलवेत्ता एवं अन्य विद्वानों ने इस काल के पूर्व भी किया। जैसे बोगस द्वारा किया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन, कॉनिश और स्पेन द्वारा किया गया राजधानियों का अध्ययन। तो ये सब अध्ययन पहले भी किए गए। इस काल में राजनीतिक समस्याओं के समाधान के रूप में विश्व के अनेक राज्यों का विभाजन हुआ एवं नवीन जो सीमा रेखाएं हैं अस्तित्व में आई तथा सीमा रेखा संबंधी विवाद स्थापित हुए। अतः विद्वानों द्वारा सीमा रेखाओं का अधिकाधिक वैज्ञानिक अध्ययन इस समय में होना स्वाभाविक रहा। इस काल में राजधानियों का भौगोलिक अध्ययन भी पर्याप्त मात्रा में किया गया। इनमें से स्पेन द्वारा किया गया नई दिल्ली और तथा किनारा का तुलनात्मक अध्ययन और कई सारे अध्ययन रहे। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जर्मनी की राजधानी
पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी बर्लिन एवं अन्य राजधानियों का अध्ययन भी किया गया। इन घटनाओं के अतिरिक्त अमेरिकी भूगोलवेत्ता राइट ने 1932 में ही तथा प्रेस्कॉट ने 1959 में निर्वाचन संबंधी घटनाओं का भौगोलिक अध्ययन किया, जो कि विषय के विकास के इतिहास में एक नवीन अभिरुचि रही। इस काल में अनेक विशिष्ट क्षेत्रों का भौगोलिक राजनीतिक विवरण एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार का अध्ययन जो रहा वह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय विभिन्न स्तरों पर किया गया। तो अब हम शुरू करते हैं मीनिंग के विचार। डोनाल्ड मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो 1956 में उन्होंने हृदय स्थल और रिमलैंड का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनके अनुसार वर्तमान समय में भी यदि कार्यात्मक आधारों को लेकर हृदय स्थल परिकल्पना को प्रस्तुत किया जाए तो यह राजनीतिक भूगोल के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बन सकता है। हृदय क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए भौतिक दशाओं, सांस्कृतिक तथ्यों और यूरेशिया के समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं को जोड़ने वाले प्राचीन स्थलीय मार्गों के अभिकेंद्रीय क्षेत्र का जो था उसको आधार लेना चाहिए, यह उन्होंने माना। फिर उन्होंने मीनिंग ने माना कि हृदय स्थल की जो सीमा है उसमें स्टेपी क्षेत्र, पश्चिम में बोल्गा बेसिन और कैस्पियन सागर, उत्तर में टैगा प्रदेश के दक्षिण भाग तथा दक्षिण में एवं पूर्व में हिंदकुश और हिमालय के उत्तर में तिब्बत, सीकियांग प्रदेशों को सम्मिलित किया उन्होंने। उनके अनुसार यही जो क्षेत्र है वह प्राचीन काल से यूरेशिया महाद्वीप में एक अंतर संबंध क्षेत्र नेक्सस एरिया के रूप में रहा है, जो समुद्री सीमा से दूर एवं भरपूर प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। उन्होंने इसमें विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में कार्यात्मक एकता कैसे स्थापित की जा सकती है इसको सम्मिलित किया। वर्तमान काल में सोवियत रूस के विखंडन से यह सिद्ध हो गया कि हृदय स्थल जो परिकल्पना थी वो अप्रासंगिक है। अब हम लेते हैं हुसन के विचार को। डीजे.एम. हुसन ने 1962 में हृदय स्थल के मूल क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। अब देखिए, आपने देखा कि मेनिंग भी और हुसन भी दोनों जो हैं वो मैकेंडर के हृदय स्थल जो सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया उससे जुड़े हुए अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उनको मॉडिफाई किया थोड़ा सा अपने हिसाब से। उन्होंने विश्व के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ना लेकर हृदय स्थल को कृषि उत्पादन, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण और विभिन्न संसाधनों की उपयोग क्षमता के आधार पर निर्धारित करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऐतिहासिक काल से यूरोपीय मूल क्षेत्र मॉस्को से लेकर काला सागर तक रहा है। यही क्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की क्षमता और संभावनाओं से युक्त है। That means full of resources, rich in resources, संसाधनों का से परिपूर्ण है वो क्षेत्र। इसलिए यह हृदय स्थल का हृदय या मूल क्षेत्र माना जा सकता है। इससे लगा हुआ जो पूर्व में बैकाल झील तक विस्तृत स्टेपी प्रदेश है, यह भी कार्यात्मक ढंग से सोवियत मूल क्षेत्र से अंतर संबंधित है।
उनके अनुसार सोवियत संघ को एक विश्व शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने में यही क्षेत्र भविष्य में आधार बन सकता है। और यह क्षेत्र कौन सा रहा? आपका जो बैकाल झील तक विस्तृत जो स्टेपी प्रदेश है पूर्व का। किसके पूर्व का? यूरोप मूल क्षेत्र मॉस्को से लेकर काला सागर तक का। तो ये जो क्षेत्र है वो हुसन के अनुसार सोवियत संघ को एक विश्व शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने में भविष्य में ये आधार बन सकता है। मैकेंडर की अपेक्षा हुसन के विचार भौगोलिक दृष्टि से अधिक तर्कसंगत है। साथ ही सोवियत संघ राज्य के मूल क्षेत्र की संसाधन संभाव्यता अधिक है। वर्तमान समय में केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूर्व सोवियत मूल क्षेत्र वर्तमान रूस के अंतर्गत है। संभवतः रूस का यही भाग उसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का 3/4 से अधिक भाग रखता है। यदि यह विकास की गति जारी रहती है और पूर्व में साइबेरिया भाग में इसका कार्यात्मक संबंध विकसित हो जाता है, तो वर्तमान रूस एक कार्यात्मक इकाई के रूप में परिणत हो सकता है। इस समय की संक्रमण की स्थिति गुजर जाने के बाद रूस भविष्य में पुनः एक महाशक्ति के रूप में उभरकर विश्व में 2 ध्रुवीय परिकल्पना को पुनर्जीवित कर सकता है।